हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। पुरानी वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात किए थे, सेल वगैरह थोड़ा बहुत देख लिए थे, जिंक कॉपर सेल के बारे में हम लोग बात किए थे। ठीक है। और मैंने आपको क्यूसी लिखना भी सिखाया था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वाली वीडियो देखी होगी और उसको देख के आओगे भाई तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में लिखने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है समझना, याद करो। अपन इलेक्ट्रोड लेते थे, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता था उसके अंदर, जिंक का इलेक्ट्रोड था और उसके अंदर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन था। कॉपर के इलेक्ट्रोड के नीचे कौन सा सोल्यूशन था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था ना। तो इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, हम लोग उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, डी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी इलेक्ट्रोड एंड दी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, जो उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक, अच्छा, इसमें एक बात और आपको पता होना चाहिए कि भाई किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पॉसिबल नहीं है यार। देखो, पोटेंशियल आप डिफरेंस निकालते हो ना, तो दो आइटम चाहिए ना भाई, एक का कैसे डिफाइन करोगे, तो दो लोग चाहिए, तो एक का निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें बात लिखेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पीडी ना ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। वाह, उल्टा लिख दिया क्या, कैन नॉट बी डिफाइंड। मतलब हम लोग अनेबल हैं उसको मेजर करने में। ठीक है, तो ये हुई बात। अच्छा, अब ये तो खैर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच का, इलेक्ट्रोड का और उसके इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का। हमको बात करना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, जो कि इस चैप्टर में बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, वही 1 बार प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो जो नापोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेशर कितना 1 बार, टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में लोगे तो 298 केल्विन होता है। अच्छा, प्रेशर इतना, टेम्परेचर इतना, इस पे जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नाप दोगे ना, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिखाएंगे कैसे, ई नॉट से। ठीक है, ई नॉट से दिखाएंगे। अच्छा, अभी वैसे आपको नहीं पता, लेकिन देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको लिखना है, आपको सेल का पोटेंशियल भी आएगा आगे, सेल पोटेंशियल। तो मैं एक फॉर्मूला यही बता दे रहा हूँ, अभी थोड़ा देर के बाद ये आगे आ जाएगा। ये होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, अब देखो ये एक फॉर्मूला होता है एक सेल निकालने के लिए। सेल निकालने का मतलब, अबे ई नॉट सेल निकालना है ना भाई। अबे ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड। देखो एसओपी से भी आंसर आता है, एसआरपी एसओपी अभी आगे तुरंत आने वाला है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उससे भी आंसर आता है। अभी क्वेश्चन करूंगा तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। ठीक है, धैर्य रखो, सवाल, अरे सवाल 100% बनेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये दो टाइप का होता है ना, ये दो टाइप का होता है। एक है आपके पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक होता है आपके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एसओपी, और इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलेंगे, एसआरपी। ऑक्सीडेशन होने वाला पोटेंशियल, मतलब ऑक्सीडेशन पे जो पोटेंशियल आपको मिल रहा होगा, ये रिडक्शन होने पे जो पोटेंशियल मिल रहा होगा ये। अब ध्यान से देखना, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो हम लोग लिखे हैं ई नॉट सेल का, इसमें हम लोग दोनों के दरी, दरी मतलब बार, दोनों के बार
एसआरपी ही लगाएंगे, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस करके ये फॉर्मूला सवाल बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी बस इतना होता है समझ लो, एक होता है एसआरपी, एक होता है एसओपी। छापो सवाल, देखो भाई सवाल मैं कंफर्म बनवा दूंगा, अभी थोड़ा सा ध्यान रखो यार, सवाल बनाना मेन फोकस है ना, जेई के सवाल हम लोग बना लेंगे, टेंशन मत लो, इसको छापो सवाल बन जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। चलो भाई, अब हम लोग बात करते हैं और आगे, तो आगे हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल। अब ये ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, थोड़ा सा, थोड़ा क्या पूरा ही पूरा फिजिक्स में ही पढ़ना है इसको। ईएमएफ ऑफ सेल फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, अब ये क्या होता है, इट इज नथिंग बट द टेंडेंसी to push electrons in an external circuit। ठीक, किसी एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन को पुश करने की जो टेंडेंसी है ना, उसी को क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। अच्छा, अब दो चीजें इसमें और ध्यान रखनी, एक होता है ईएमएफ ऑफ सेल और एक होता है सेल पोटेंशियल। न्यूमेरिकली तो दोनों सेम होता है, लेकिन थ्योरेटिकली दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो ईएमएफ के बारे में लिखते हैं, यही है ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड when the cell is not in use, that is no current is withdrawn। मतलब उसमें आप करंट यूज नहीं कर रहे हो, उसका वर्किंग नहीं है, सेल अभी वर्किंग में नहीं है। ठीक है, तो उसका कोई करंट नहीं निकालोगे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। और इसी में होता है एक सेल पोटेंशियल। अभी सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल देखो क्या होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड when the cell is in use। मतलब सेल कहाँ होगा, यूज में। अबे मतलब सेल से आप यूज कर रहे हो, करंट वगैरह उससे फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, बाहर आओगे करंट, बहाने का मतलब बहा नहीं दोगे, मतलब यूज कर रहे हो आप सेल का। ठीक है, तो ये वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस है जब आप सेल को यूज नहीं कर रहे हो, और ये वो पोटेंशियल डिफरेंस जब आप सेल यूज कर रहे हो। और एक चीज याद रखना ना, यहाँ पर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूँ, न्यूमेरिकली हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल आर टेकन टू बी सेम, मतलब दोनों को सेम मान के चलना है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो ये हुआ ईएमएफ की बात। अब मैं आपको ईएमएफ निकाल के दिखाता हूँ एक आर्ट पे, बहुत ही आसान होता है भाई। देखो जिंक कॉपर सेल मान लो, मैं एग्जांपल लिखता हूँ। ठीक है, वन एग्जांपल करते हैं, जैसे जिंक सॉलिड ऑक्सीडाइज, और आपके पास जिंक 2+ एक्वस, साथ में आपको शॉर्ट ब्रिज लगाना है, और फिर आपका जो कॉपर 2+ एक्वस है वो रिड्यूस हो रहा है कॉपर सॉलिड में। ठीक है, कंसंट्रेशन वगैरह लिख लो इसका 1 मोलर, इसका भी 1 मोलर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको कुछ कुछ और गिवन होगा डेटा, ई नॉट दिया होगा, किसका, एनोड के लिए भी और कैथोड के लिए भी। तो देखो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये जिंक जा रहा है, जिंक 2+ में ऐसे। अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू आपको दी होगी 0.76 वोल्ट, वैसे ही कॉपर के लिए दिया होगा आपके पास, मतलब ये सब क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, ये अब ध्यान से देखना, क्योंकि हम लोग ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, आपको पता है लेफ्ट साइड एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव, तो ये एनोड पे है, और ये वाली रिएक्शन कहाँ है, कैथोड पे। अब ध्यान से देखना, आपको पता है ई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब दोनों पे आपको क्या लिखना है, एसआरपी ही लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है दोनों के लिए। ध्यान से एक चीज और रिलेशन याद रखना, उसको मैं बताया नहीं शायद, जो एसआरपी होता है ना और एसओपी में रिलेशन क्या होता है, बस एक माइनस का। ठीक, एसआरपी माइनस लगा दोगे, एसओपी बन जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आपको क्या लिखना है, ई नॉट सेल के लिए ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड लिखना है। ध्यान से समझना भाई, आपको रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। तो देखो कॉपर के दरी क्या दिखा है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर जा रहा है, मतलब कॉपर क्या है, रिडक्शन। अरे भाई 2 प्लस से 0 में जा रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, एकदम हो क्या है मामला, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको क्या लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये तो एसआरपी, देखो ये क्या दिया, ये तो एसआरपी दिया है। ठीक है, ये सही है, क्यों, क्योंकि एसआरपी ही दिया है। देखो ना भाई, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस 2 प्लस से 0, लेकिन ये देखो ये 0 से 2 प्लस जा रहा है, मतलब ये एसओपी दिया है। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा इसके लिए, एसआरपी। तो इसका एसआरपी क्या हो जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट। क्यों, क्योंकि यहां पर 0.76 वोल्ट है एसओपी, तो एसआरपी क्या होगा, माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक, अब ठोक दो वैल्यू, ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड पे कौन है, ये वाली रिएक्शन कॉपर 2 प्लस, यही तो कैथोड पे होता था ना रिडक्शन। तो यहाँ देखो 0.34, तो यहाँ पर 0.34 माइनस, एनोड पे कौन है, एनोड पे कौन है, देखो एनोड पे ये है, लेकिन एसआरपी कितना है, माइनस 0.76, तो माइनस 0.76, माइनस माइनस का प्लस, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.34 प्लस 0.76 दैट इज 1.1 वोल्ट। तो ये आपको ऐसे निकालना है, यहां से देखना, पहले रिडक्शन पोटेंशियल बना लेना दोनों का। ठीक है, तो ये हुई बात। अब आप इसको छाप लो, हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। चलो भाई अब आगे चलते हैं। देखो अब हम लोग को पढ़ना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है, और जेई में तो खैर क्वेश्चन भर भर के हैं, पीएच वगैरह भी इसमें कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, बहुत सिंपल है और निहायत ही आसान है भाई चीज। हेडिंग लगा लेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एस एच ई कोष्ठक में शी, वो शीनी बे, पढ़ाई में ध्यान दो, ध्यान से देखना ये होता क्या है। मैं इसका थोड़ा फोटो बनाने का प्रयास करता हूँ, बट आप लोग एनसीईआरटी में देखो तो आपको अच्छा लगेगा। कोई नहीं याद कर रहा है भाई, इसकी आ रही है, कौन याद करेगा मेरे को। ठीक, मैं अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हूँ चित्र बनाने के लिए। ठीक है, फिर आप एनसीईआरटी से देखना, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगेगा उसमें, क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा बढ़िया से दिया होगा। ठीक, देखो यहाँ से 1 बार प्रेशर पे अपन क्या भेजते हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ से 1 बार 1 एटीएम प्रेशर पे हम लोग हाइड्रोजन गैस भेजते हैं। ये जो सोल्यूशन भरा है ना, ये 1 मोलर H प्लस का सोल्यूशन होता है। ठीक है, 1 मोलर H प्लस सोल्यूशन। ये जो लगा हुआ है ना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसमें, हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम, क्योंकि यार गैस का थोड़ी ना इलेक्ट्रोड बनेगा। अब देखो क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन हिच ऑक्सीडाइज होता है और हाइड्रोजन हिच रिड्यूस होता है। दोनों कौन होता है, हाइड्रोजन। ठीक, चलो लिखते हैं, एट, यहीं पर लिख दूं, एट एस एच ई, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड बोथ। देखो H2 गैस है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो H प्लस एक्वस है इसका रिडक्शन होता है। तो एट एनोड हम लोग को पता है, एट एनोड ऑक्सीडेशन ऑफ H2 गैस अकर्स, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे उसका क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस का। एनोड, अबे LON मेथड याद है, LOAN, लेफ्ट साइड एनोड, ऑक्सीडेशन नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होने वाला है, लिखते हैं एनोड पे रिएक्शन क्या होती है। H2 गैस जो है वो तब्दील होगा, ऑक्सीडाइज होगा कैसे, 2H प्लस एक्वस में, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 ठो। भाई एक H प्लस बनाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन यहाँ H2 है ना बाबा, तो H2 गैस ऐसे हुआ। ठीक, एट कैथोड, कैथोड पे रिएक्शन क्या है, H प्लस इज रिड्यूस्ड टू H2, H2 बन जाता है। कैसे रिड्यूस होगा, ध्यान से देखना, H प्लस एक्वस रिड्यूस होने के बाद, अबे रिड्यूस कैसे होगा भाई,
एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा तो क्या बनाएगा, रिड्यूस करेगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H बनाएगा, लेकिन तेरे को तो H2 बनाना है। एक काम कर, 2 से मल्टीप्लाई मार पूरे इक्वेशन को, 2 2 और ये कितना हो गया H2। नेट रिएक्शन कैसे लिखेंगे, नेट रिएक्शन लिखने के लिए इसको और इसको जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो नेट रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन देखो कैसे लिखाने वाले हैं। ये बीच में ये लिखा हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं काट रहा हूँ, बट आप देखोगे तो समझ जाओगे। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कटेगा, इसके नीचे ये लिखाएगा मतलब H2 गैस प्लस 2H प्लस एक्वस से क्या बन रहा है आपके पास, उधर देखो 2H प्लस एक्वस और साथ में H2 गैस। ये हुआ। अगर मेरे को इसके लिए इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं, सेल रिप्रेजेंटेशन H2 गैस किसमें जा रहा है, H प्लस एक्वस में, 2 नहीं लिखा जाता, वो कट जाएगा अपने आप बैलेंस रिएक्शन में। और H प्लस एक्वस किसमें बन रहा है, H2 गैस में, ठीक है। ऑक्सीडेशन H2 H प्लस ऑक्सीडेशन, H प्लस एक्वस से H2 रिडक्शन, ठीक है। 2 नहीं लिखते इसमें, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि नेट सेल रिएक्शन में वो कट जाएगा अभी थोड़ा सा। और थोड़ा देर पहले मतलब पिछले लेक्चर में बताया था भाई, ठीक है। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इसके बारे में कुछ बातें, इससे क्या मतलब हुआ गुरुजी, गुरुजी इससे मतलब ये हुआ कि देखो सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम आइटम का हो रहा है, तो ई नॉट सेल इसके लिए क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू तो सेम आएगी ना। अबे सेम आइटम का हो रहा है यार, ध्यान से देखना, अब समझना। वी अज्यूम्ड द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0। हम लोग हाइड्रोजन के पोटेंशियल को क्या एज्यूम कर लिए, 0। अब इसके हेल्प से हम लोग दूसरे एलिमेंट्स का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पूछो कैसे, देखो 2 आइटम लेंगे, एक इलेक्ट्रोड किसका बना देंगे, हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रोड किसका बना देंगे, कोई भी मेटल का जिसका अपने को चाहिए। अब ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब भाई ई सेल क्या होता है, ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब मान लो तुम्हारा एनोड पे कौन है, हाइड्रोजन, और कैथोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है, कोई मेटल होगा। तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड जब करोगे तो एनोड तो कट जाएगा ना प्रभु, क्योंकि एनोड तो 0 है। तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी रहेगी, कैथोड पे, और कैथोड पे कौन है, वाला मेटल। मैं लिख के समझाता हूँ, समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसको मिटाऊं क्या, लो इसको ऐसे 3 उंगली करो, ऐसे स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 हो गया। चलो मैं इसको मिटाता हूँ और फिर देखना इसी में, यहीं पे उसको लिख लो, इसको फोटो को मिटा दे रहा हूँ, यही समझ में आ जाए। तो with the help of SHE, with the help of she, we can determine the electrode potential of different elements। ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपके पास ई सेल दिया हुआ है, ऐसे लिखें, ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू होता है आपके पास ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये लिखा हुआ है आपके पास फॉर्मूला। अब ध्यान से देखना, एक आइटम में क्या लूंगा, कैथोड पे, कैथोड पे मैं ले लेता हूँ कोई मेटल, ठीक है। एनोड पे कौन ले लूंगा, हाइड्रोजन, ठीक। अब ई नॉट सेल की वैल्यू मैं गैल्वेनोमीटर या कोई भी आपके यंत्रों के सहायता से मैं निकाल लूंगा। ये निकाला, ये जो निकालूंगा ये वैल्यू किसके बराबर है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड के बराबर है। अब ये तो 0 है ना बे, हाइड्रोजन के कारण, तो जो भी वैल्यू आएगा वो किसका होगा, उसी मेटल का। समझे प्रभु, समझ गए होगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारे पास वो है सिग्निफिकेंस ऑफ ई नॉट वैल्यूज। ई नॉट वैल्यू जो हम लोग निकाल रहे थे ना, उसका महत्व क्या है पता है ना, कैसे निकालना है। हाइड्रोजन को रख देंगे एक तरफ, उसका 0 होता है, दूसरा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखना, अबे यार फिर से बता रहा हूँ भाई, इधर देख ले, ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। इस पे मैं कोई मेटल रखूंगा, इस पे मैं हाइड्रोजन रखूंगा। ई नॉट सेल में कोई मंत्र नहीं, यंत्र से निकाल लूंगा।
अबे मशीन लगा के मीटर वगैरह लगाते ना, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, नाम सुने हो? हाँ, तो उसको लगा के मैं नाप लूंगा। अब ये वैल्यू मेरे को पता है, ये वैल्यू मेरे को पता है, क्या है, पता है। और ये जो वैल्यू है वो इसमें से इसको घटाने पे आया है। अब ये अगर जीरो है तो ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगा ना, समझे? अब समझ गए होगे भाई, अब समझ गए, अब समझ गए। चलो आगे देखो। इन ऑड वैल्यूज गिव्स आइडिया अबाउट द टेंडेंसी of an element to get oxidized or reduced. ठीक है, मतलब समझना, मोर पॉजिटिव द वैल्यू ऑफ SRP, more will be the tendency to get reduced, मतलब बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये क्या हुआ प्रभु, ध्यान से समझना। देखो, SRP की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी वो एलिमेंट उतना ही ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा। SRP मतलब जानते हो ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी आपके पास, वो मेटल उतना ही ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा। कहने का मतलब, अगर किसी एक मेटल है M1, उसके लिए SRP कितना दिया हुआ है आपको, मान लो 1.2 दिया हुआ है। एक दूसरा मेटल है M2, उसके लिए SRP कितना दिया हुआ है, मान लो 1.8। तो इसमें से कौन ज्यादा अच्छे से रिड्यूस होने वाला है, ये वाला। ये तो 4 है, मर रहा है रिड्यूस होने के लिए। तो अगर ये रिड्यूस होगा तो भाई सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा ना। खुद अगर रिड्यूस हो रहा है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ना। देखो, इसका SRP 1.2, इसका SRP 1.8, तो ये रिड्यूस होना ज्यादा चाह रहा है, तो ये ज्यादा अच्छे से रिड्यूस होगा। और ज्यादा अच्छे से रिड्यूस होगा मतलब सामने वाले को अच्छे से ऑक्सीडाइज करेगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया इसका मतलब। अगला लाइन इसी में, मोर पॉजिटिव द वैल्यू ऑफ SOP, more will be the tendency to get oxidized. SOP ज्यादा है तो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। एंड मतलब कोष्ठक में लिख देता है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद अगर रिड्यूस हो रहा है, सॉरी, खुद अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सामने वाले क्या कर रहा होगा, रिड्यूस। ठीक है, ये बात। अच्छा, अब इसमें मैं आपको कुछ सवाल कराता हूँ जेई के। ठीक है, चलो छापो, आगे चलते हैं। चलो भाई देखो, सवाल कराते हैं जेई का। कई आसान, जेई का पेपर मेन तो आसान ही होता है, एडवांस भी आसान होता है। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, मैथमेटिक्स में थोड़ा खैर प्रैक्टिस। देखिए ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है आपको, गिवन है ये सारी रिएक्शंस दी हुई हैं, ई नॉट वैल्यूज दी हुई हैं सबकी। ठीक है, और पूछ रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा है, मतलब सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। अब ध्यान से देखना, अपन क्या पढ़े कि भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब जिसके लिए रिडक्शन SRP। अब देखो ध्यान से, इसमें SRP दिया है, SOP दिया है, पहले देख लेते हैं। CO3 प्लस से किसमें जा रहा है, CO2 प्लस, रिडक्शन 4 प्लस से 2 प्लस, रिडक्शन 4 प्लस से 3 प्लस, रिडक्शन 3 प्लस से 0। अरे रिडक्शन, सारा रिडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, SRP जिसके लिए ज्यादा होगा, वो क्या होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा ना। जिसका जितना ज्यादा SRP, जितना ज्यादा पॉजिटिव SRP, वो उतना ही ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा। और जितना ज्यादा वो रिड्यूस होना चाहेगा, उतना ही अच्छे से तो सामने वाले क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। अब देख लेते हैं सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा अच्छे से रिड्यूस होगा। और अगर सबसे ज्यादा अच्छे से रिड्यूस होगा तो सबसे ज्यादा अच्छे से वही तो ऑक्सीडाइज करेगा सामने वाले को। देखो किसका सबसे ज्यादा है, 1.81। हाँ, ये तो सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा इसका है, मोस्ट पावरफुल। मोस्ट पावरफुल के बाद 1 पॉइंट, हाँ ये, उसके बाद ये आना चाहिए दूसरे नंबर पे, है ना। फिर क्या आएगा, फिर 1.61, फिर 1, हाँ तो ऑर्डर ये होगा ना, सबसे ज्यादा CO2 प्लस, फिर Pb2 प्लस, फिर Fe3 सेलेनियम 3 प्लस, और फिर बिस्मथ। कौन सा ऑर्डर है ऐसा, हाँ सबसे, ये देखो ऑप्शन बी, बिस्मथ सबसे आखिरी में, फिर उसके बाद सेलेनियम है, फिर Pb4 प्लस है, फिर CO3 प्लस। होना भी चाहिए ना, इसका ई नॉट सबसे ज्यादा है भाई। देखो, तो ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
ठीक है, छापो और कराता हूँ एक हार्डो सवाल। चलो चलो भाई देखो ये वाला भी सवाल बनाते हैं। जहां तक मेरे को याद आ रहा है ये भी जेई का सवाल है, 2013 का है या 2014 का ना, मेरे को थोड़ा सा इसमें वो है, तो जेई मेन का है ये सवाल। कब का है ये नहीं पता, 13 या 14 उसी के आसपास जो भी। देखो ये IEEE भी होता था पहले तो, खैर चलो यहाँ ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है, ये सब डेटा दिया आपको। क्रोमियम 3+ से क्रोमियम -0.74, MnO4 माइनस से Mn2+ 1.51, Cr2O7 2- से Cr+3 1.33, Cl से Cl- 1.36। ध्यान से देखना, सब रिडक्शन पोटेंशियल ही है। देखो 3+ से किस में जा रहा है, 0 में, तो रिड्यूस हो रहा है। मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है, तो रिड्यूस ही तो हो रहा है। मैग्नीज +7 पे होता है, पता है ना, MnO4 माइनस में। अबे नहीं आता तो निकालो, देखो MnO4 माइनस लिखा हुआ है ना, ऑक्सीजन का आप -2 लेके चलते हो, मैग्नीज का क्या ले लो x, और ये -2 है, कितना ठो ऑक्सीजन है, 4 ठो ना, तो -2 × 4 कितना हो गया, -8। ऊपर कितने का चार्ज है, -1 का, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, +7। क्रोमियम का भाई कितना होगा, यहाँ पे निकाल के दिखाना, मैं बता रहा हूँ वैसे +6 होता है, पर चेक करके देखना है आपको, ठीक है। अब ध्यान देखना, +7 से 2+ रिडक्शन है, +6 से +3 रिडक्शन है, 0 से -1 घटा रिडक्शन है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो रिडक्शन होता है, मतलब सबका सब क्या दिया है, SRP। पूछा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। अरे भाई बेहतरीन, जिसका जितना ज्यादा SRP होगा, मतलब जो जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी होगी, वो उतना ही ज्यादा चाहेगा कि रिड्यूस हो। तो रिड्यूस होना चाहेगा तो सामने वाले क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, वही सबसे ज्यादा क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका है सबसे ज्यादा, भाई इसका तो माइनस में है, नहीं इसका नहीं है। ये देखो इसका इसका देखो, +7 से 2+, तो 1.51, ये तो प्लस में, ठीक है। इसका रिडक्शन है लेकिन 1.33 है, अच्छा इसका रिडक्शन लेकिन 1.36 है। सबसे बड़ी वैल्यू तो यही है, MnO4 माइनस से Mn2+, मतलब सबसे अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, इसका। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके पास होगा, इसी के पास, तो MnO4 माइनस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। Mn2+ नहीं बे, Mn2+ रिड्यूस नहीं हो रहा है, Mn2+ में रिड्यूस हो रहा है MnO4 माइनस, ठीक है। सवाल मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कुछ दिक्कत रहता है तो कमेंट में पूछा करो, ठीक है, मैं जवाब दूंगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे, इसको बढ़िया से पढ़ लिया रहना, ठीक है। अगले लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नस्ट इक्वेशन में पहुंचेंगे। नस्ट इक्वेशन में इस चैप्टर के 60-70% क्वेश्चन आए हैं इलेक्ट्रो से, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, धन्यवाद।